नज़ीर, समथिंग वेरी एक्सप्लोसिव फॉर द रीजन इज कमिंग। एक बहुत बड़ी जंग रीजन की तरफ इस वक्त बढ़ रही है। हालांकि अज्यूम तो यह किया जा रहा है कि यहां पर सीज फायर हुआ है, तो सीज फायर जब आगे बढ़ेगा और कोई अमन की बात जो है वो आगे चलेगी, लेकिन इसके बिल्कुल उल्टा होने जा रहा है। और जो हम ये बात कर रहे थे कि यहां पर इसकी पॉसिबिलिटी है कि वो कोई डीप कंस्पिरेसी जो है वो तैयार करके बैठे हों, वो नई जंगों का नक्शा जो है वो खींच कर बैठे हों, तो बिल्कुल वही हो रहा है। हम देख रहे हैं कि पिछले कई हफ्तों से अमेरिका जो है वो यहां पर बिल्डअप कर रहा है, इजराइल जो है वो वहां पर एयर डिफेंस डिप्लॉय हो रहा है, अमेरिका जब वहां पर एडिशनल एयर डिफेंस जब डिप्लॉय कर रहा है, तो ईरान जंग का खतरा जब मुसलसल बरकरार रहा है पिछले हफ्तों से हम ये देख रहे हैं। तो अब नज़ीर जो खबर सामने आ रही है वो बड़ी ही डेंजरस खबर है, वो इस बात को कंफर्म कर रही है कि ये सारा कुछ जब होने जा रहा है, इन बातों को वो और इन खतरात को वो तकवीयत देने जा रही है। नज़ीर, इराक के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इराक के, उन्होंने ये बताया है कि कुछ देर पहले उनको जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं पैटी हेजेसन, उनकी कॉल मौसूल हुई है और उन्होंने इराक को धमकाया है कि अमेरिका और इजराइल रीजन के अंदर कुछ बहुत बड़े हमले जब वो लॉन्च करने जा रहे हैं और इराक की जो रेजिस्टेंस है वो किसी सूरत इसमें इन्वॉल्व ना हो। अगर इराक की रेजिस्टेंस इसमें इन्वॉल्व हुई अमेरिका और इजराइल के खिलाफ, तो फिर इराक को बहुत ही संगीन नताज जब वो भुगतना पड़ेंगे। तो ये जनाब एक बहुत ही खतरनाक डेवलपमेंट उस वक्त हुई है जब टर्की में मुलाकात हो रही है और सीज फायर और ये सारा कुछ डिस्कस किया जा रहा है। इधर ये कॉल हुई है और अमेरिका अपनी जुबानी ये कह रहा है कि हम और इजराइल बहुत बड़े हमले जब रीजन के अंदर करने जा रहे हैं। तो ये जाहिर है कि ये हमला ईरान के खिलाफ होने जा रहा है। उसकी वजह नज़ीर ये है कि इराक की जो रेजिस्टेंस है उसने ये अनाउंस कर रखा है कि ईरान पर हमला होगा तो हम इंटरवीन करेंगे। तो ये लेबनान और ईरान के अलावा किसी और पर हमला हो नहीं सकता है, उन्हीं के ऊपर ये अटैक्स जो है वो करने जा रहे हैं। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। और उधर इजराइल ने चाइना के खिलाफ कुछ अग्रेसिव इकदाम जो है वो उठाया है और चाइना के साथ जो इजराइल के मामलात हैं उसमें मजीद अब ये कशीदगी आएगी। गजा में मजीद एडवांस वेपन्स, बड़े डिस्ट्रक्टिव वेपन्स जो है वो इजराइल इस्तेमाल कर रहा है। वेस्ट बैंक के अंदर फलस्तीनियों को जो है वो शहीद किया जा रहा है और सेटलर्स जो है वो वहां पर जाकर बड़ी इंप्यूनिटी के साथ जो है वो फलस्तीनियों को शहीद कर रहे हैं। यूरोप में जो डिवीजन है यूक्रेन जंग को लेकर वो बढ़ती चली जा रही है और ये ब्लॉक्स बनते हुए नजर आ रहे हैं जो यूक्रेन जंग को फंड करने के लिए तैयार नहीं है। तो ओवरऑल यूरोपीय यूनियन जो है वो अपनी यूनिटी में बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो देख रही है। तो यूरोपीय यूनियन ओवरऑल जो है वो कोलैप्स हो सकती है। अच्छा, अब हम आगाज करते हैं। सबसे पहले इराक से जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए, जो ईरान जंग है उसका खतरा मुसलसल बरकरार है और ईरान के ऊपर उन्होंने हमला किया, उसमें उनको शिकस्त हुई। तो यानी वो जंग दरमियान में है, इसमें इजराइल और अमेरिका को जो उनके गोल्स हैं वो पूरे करने हैं, क्योंकि देखिए उनकी हेजेमनी चैलेंज हो चुकी है। तो सबको पता है कि यहां पर इजराइल और अमेरिका को शिकस्त हुई है, रीजन को पता है, सारी दुनिया को पता है। इजराइल और अमेरिका जो मर्जी क्लेम करते रहे और फिर इजराइल और अमेरिका ये समझते हैं कि रीजन में उनकी हेजेमनी के खिलाफ जो आखिरी चट्टान है वो ईरान है, इसलिए ईरान को तबाह करना जब उनका मकसद है। फिर ब्रिक्स के हवाले से ईरान को तबाह करना जब उनका मकसद है। फिर इजराइल की एक और डॉक्ट्राइन है, वो ये है कि रेजिस्टेंस की सपोर्ट करने वाला रीजन में एक ही मुल्क है। अरब्स तो रेजिस्टेंस को अच्छा नहीं समझते, बाकी कोई भी सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। एक ही मुल्क है जो रेजिस्टेंस को सपोर्ट करता है, वो है ईरान। अगर ईरान ही को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा तो रेजिस्टेंस की सपोर्ट ही बंद हो जाएगी और रेजिस्टेंस वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो इससे जो उनका ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट है वो बड़ी आसानी के साथ जब वो पूरा हो सकता है। तो इसलिए भी ईरान को डिस्ट्रॉय करना उनका मकसद है। और फिर अगली डेवलपमेंट देखिए कि ईरान को रशिया के साथ जो मुआहदे हो रहे हैं, वो न्यूक्लियर प्लांट्स यहां पर लगा रहे हैं, वो इनको फाइटर जेट्स है वो देने जा रहे हैं। MiG-29 उन्होंने दे दिए हैं, Su-35 किसी भी वक्त जो उनको दिए जा सकते हैं। तो आगे आने वाले टाइम में तो ईरान की जो ताकत है उसमें इजाफा हो रहा है, उसमें कमी नहीं हो रही, उसमें इजाफा हो रहा है। तो इजराइल और अमेरिका ये समझते हैं कि जो करना है अभी करना है, इस वक्त जब करना है। तो पिछले जो हफ्तों से यहां पर अमेरिका अपना मिलिट्री इक्विपमेंट्स है वो ट्रांसफर कर रहा है। इजराइल के अंदर एडिशनल एयर डिफेंस जो डिप्लॉय किया जा रहा है, जो बिल्डअप किया जा रहा है, तो ये वाज़ेह था कि वो सारा ईरान के खिलाफ है। और जो अभी डेवलपमेंट हुई है वो इस तमाम बातों को सच साबित कर रही है कि हाँ ऐसा ही जो है वो होने जा रहा है। तो मैं आपके सामने ये
जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो शेयर करता हूं। तो हेडलाइंस देखिए, यूएस इश्यूज फाइनल वार्निंग टू बगदाद ओवर इराकी रेजिस्टेंस फैक्शंस। और फिर मिडिल ईस्ट का दूसरा मीडिया लिख रहा है, यूएस वार्न्स बगदाद अगेंस्ट आर्म्ड फैक्शन इंटरफेरेंस इन प्लान्ड ऑपरेशन। हमले का फैसला अमेरिका और इजराइल कर चुके हैं। यह हमला किसी भी वक्त जब वो लॉन्च हो सकता है, प्लान्ड ऑपरेशन प्लान हो चुका है। और इसमें खबरदार क्या किया जा रहा है, जो इराक की रेजिस्टेंस है कि वो इसमें दरमियान में ना आए। जिस पर भी अमेरिका और इजराइल अटैक करें, इराक की रेजिस्टेंस उसमें इन्वॉल्व ना हो। व्हाइट हाउस इशूज स्टर्न वार्निंग टू इराक, यूएस मिलिट्री ऑपरेशंस आर ऑफ लिमिट्स। यूएस एंड इजराइल आर प्रिपेयरिंग न्यू अटैक्स इन रीजन एंड पैटी हेजिसन जो हैं, उन्होंने इराक के डिफेंस मिनिस्टर को कॉल की और उनको धमकाया नॉट टू थिंक अबाउट गेटिंग इन्वॉल्व्ड। ये इराक के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो खुद ये बता रहे हैं कि उनको ये धमकी दी गई है, किसी सूरत दरमियान में इराक इन्वॉल्व ना हो जो कुछ भी अमेरिका और इजराइल करने जा रहा है। इन अ रीसेंट फोन कॉल विद द सेक्रेटरी ऑफ वॉर ही वाज इन्फॉर्म्ड एन इंपेंडिंग ऑपरेशन इन द रीजन। एक मुल्क में नहीं, देखिए एक मुल्क पर हमला नहीं होने जा रहा, पूरे रीजन पर वो हमला जो वो करने जा रहे हैं। एंड वाज गिवन द फाइनल वार्निंग दैट इराकी आर्म्ड ग्रुप्स, जिसमें सबसे बढ़कर पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स है, इसके बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स वो है जिसके बारे में नेतन्याहू ने अभी यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर धमकी लगाई थी और ये कहा था कि हम वहां भी इराक में भी किसी भी वक्त हमले जो कर सकते हैं। पीएमएफ जो है उसके बारे में इजराइल और अमेरिका ये समझते हैं कि जब भी ईरान पर हमला होगा या इलाकाई जंग छिड़ेगी तो पीएमएफ जो है वो रेजिस्टेंस के साथ मिलकर जब लड़ेगी। आई हैड अ ब्रीफ फोन कॉल फ्रॉम, तो एक छोटी सी कॉल थी और जिसमें 2 टोक वार्निंग जो है वो जारी की गई है। ब्रीफ फोन कॉल, 2 टोक उन्होंने अमेरिका ने धमकाया। ही वार्न्ड मी कि एक इमिनेंट ऑपरेशन जो है वो रीजन में होगा एंड हिज फाइनल वार्निंग टू अस इज दैट द आर्म्ड ग्रुप शुड नॉट शो एनी रिएक्शन। पीएमएफ और बाकी जो रेजिस्टेंस है वो किसी सूरत इन्वॉल्व ना। तो अब देखिए इराक, क्या अगर हम मोहल्ले वकूअ देखें तो इराक के एक तरफ टर्की है, एक तरफ सीरिया है और एक तरफ क्या है सऊदी अरेबिया और एक तरफ ईरान है। तो वो कह रहे हैं कि हम नियर इराक बॉर्डर्स कुछ अटैक्स करने जा रहे हैं। तो क्या वो शाम पर अटैक करने जा रहे हैं, क्या वो टर्की पर अटैक करने जा रहे हैं, क्या वो सऊदी, तो किस पर अटैक करने जा रहे हैं? वाज़ेह है कि वो ईरान पर हमला करने जा रहे हैं और लेबनान पर हमला करने जा रहे हैं। सीरिया में आप देखिए कि वो अपना जो इक्विपमेंट्स है और फौज है वो मजीद वहां पर भेज रहे हैं। तो यहां से वो ऑपरेशंस जब वो लॉन्च करेंगे, इन बेसिस से जब वो लॉन्च करेंगे, क्योंकि अगर देखिए अगर वो गल्फ की बेसिस से लॉन्च करते हैं तो फिर ईरान जाहिर है कि वहां पर अटैक करेगा। तो हिजबुल्लाह के खिलाफ ये अटैक्स होने जा रहे हैं और ईरान के खिलाफ होने जा रहे हैं। तो ये तो बहुत ही खतरनाक और खौफनाक बात है रीजन के लिए, जो इस वक्त कोशिश कर रहा है। अभी ट्रम्प ने फिर कह दिया कि जब नॉर्मलाइजेशन होगी फलाऊंगा। तो बाकी ममालिक जो हैं, रीजन के मुल्क जो हैं, वो अमन की तवक्को कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल पता नहीं नई क्या प्लानिंग जो वो करके बैठे हुए हैं। तो अभी हिजबुल्लाह के हवाले से जो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट है उनकी जरा खबर देखिए। उन्होंने अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने अप्रिशिएट किया, ठीक है, कि लेबनान की गवर्नमेंट जो है उन्होंने बड़ा बोल्ड और बड़ा बहादुराना फैसला लिया है रेजिस्टेंस को डिसआर्म करने का। यानी वो रेजिस्टेंस जिसने लेबनान को आजाद करवाया इजरायली हमलों से, इजरायली जो मैली नजर है लेबनान की तरफ, उससे बचा के रखा। तो वो कह रहे हैं लेबनीज गवर्नमेंट ने बड़ा बहादुराना और दिलेराना जो फैसला किया। फिर आगे देखिए, कहते हैं कि हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान के लिए भी खतरा है और नेबर्स के लिए, शाम के लिए, जॉर्डन के लिए और इजराइल के लिए हिजबुल्लाह खतरा है। और लेबनान तब तक तरक्की नहीं कर सकता, इन्वेस्टमेंट वहां पर नहीं होगी जब तक हिजबुल्लाह मौजूद है। और हिजबुल्लाह को डिसआर्म करना और ईरान की जो ताकत है उसका खात्मा करना, यह बहुत क्रूशल है स्टेबिलिटी इन द रीजन के लिए और लेबनान की स्टेबिलिटी। तो हमेशा मैंने आपको बताया ये ओल्ड प्ले बुक है, सरेंडर के बदले में प्रॉस्पेरिटी और तरक्की को कंपेयर करना। ठीक है भाई, तुम सरेंडर कर दो और तुम्हारे यहां बड़ी प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। तो जो रीजन में प्रॉस्पेरिटी आई है वो आपके सामने है। तो ये तमाम चीजों को आप कनेक्ट करते चली जाइए। ट्रंप ने इसी दरमियान, यानी ये कॉल हो रही है, उधर स्टेट डिपार्टमेंट ये स्टेटमेंट जारी कर रहा है, उधर ट्रंप साहब ने क्या बात की नेतन्याहू के हवाले से। कहता है नेतन्याहू जो है वो बड़ा अजीम लीडर है और इजराइल को नेतन्याहू की बहुत जरूरत है। वो एक अजीम वॉर टाइम लीडर है और उसने कहा कि आई डू नॉट थिंक
नेतन्याहू इज बीइंग ट्रीटेड वेल इन इजराइल। लेकिन एक मसला है, और मसला यह है कि नेतन्याहू के साथ इजराइल में अच्छा सलूक नहीं हो रहा। एंड वी विल इंटरवीन टू हेल्प हिम अ लिटिल बिकॉज ही इज फेसिंग ग्रेट इंजस्टिस। और हम इंटरवीन करेंगे क्योंकि ये जो अजीम लीडर है नेतन्याहू, इसके साथ इजराइल में बड़ा इंजस्टिस हो रहा है, बड़ा नाइंसाफी की जा रही है इजराइल नेतन्याहू के साथ। तो हम इंटरवीन करके इस अजीम जो लीडर है, इसकी अजमत जब इसको दिलवाएंगे और उसके साथ जो नाइंसाफी हो रही है वो हम नहीं होने देंगे। ये ट्रंप के ख्यालात हैं एक ऐसे बंदे के बारे में जिसने जेनोसाइड की है, ठीक है, उसके बारे में ट्रंप के ये ख्यालात है और वो खुलकर बयान कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू की सोच कितनी मिलती है। तो ये एक बात होगी। अब इसी को लिंक करिए जो कुछ देर पहले इजरायली आर्मी चीफ की स्टेटमेंट जारी हुई है। इजरायली आर्मी चीफ कहता है कि हम नेक्स्ट फेज में दाखिल होने जा रहे हैं जिसमें रिटर्न टू वॉर होगा एंड कंटिन्यूड परसूट ऑफ विक्ट्री होगा। रिटर्न टू वॉर और परसूट फॉर विक्ट्री होगा। चलो ये तो वो मान रहे हैं कि अभी तक उनको विक्ट्री हासिल नहीं हुई, तो इजरायली आर्मी चीफ कह रहा है कि हम रिटर्न टू वॉर की तरफ जा रहे हैं, नया फेज आने जा रहा है। हम एक ट्रांजिशनल फेज के अंदर हैं और डिसाइसिव डॉक्ट्रिनल चेंज होने जा रहा है, यानी पूरी डॉक्ट्राइन जो है वो हम बदलने जा रहे हैं। कुछ फ्रंट्स के ऊपर जो जंग है वो लेस इंटेंसिटी में जारी है, जैसे लेबनान है, लेस इंटेंसिटी में रोज 2-4 स्ट्राइक्स हो रही हैं, शाम में लेस इंटेंसिटी, गजा में लेस इंटेंसिटी। तो यहां से क्या होने जा रहा है, हम प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट फेज जो फुल इंटेंसिटी होगा, यानी 10 अक्टूबर से पहले वाली गजा की सूरत हाल जिसमें बहुत सारी रोजाना एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, लेबनान में वही फुल स्केल जंग। तो एक नए फेज की हम तैयारी कर रहे हैं जो फुल इंटेंसिटी वाला होगा। ये बात हो गई। तो ये तमाम चीजों को जब आप देखते हैं, और सबसे बढ़कर अमेरिका ने अपनी जुबानी का कह दिया है कि वो हमला करने जा रहे हैं, तो इससे बड़ी, तो इसका मतलब यह है कि वो बहुत जल्द करेंगे, 2-4 दिन में करेंगे, 5 दिन में करेंगे। क्योंकि बात तो सामने आ गई है कि हमला होने जा रहा है, तो फिर इसमें ज्यादा इंतजार नहीं होगा। उधर वेनेजुएला, उधर नाइजीरिया और इधर मिडिल ईस्ट। इसी दरमियान इजराइल में एक और काम हुआ है। जो इजरायली पार्लियामेंट है वो वोट करने जा रही है जिसमें फलस्तीनी जो प्रिजनर्स हैं उनको डेथ पेनल्टी जो है वो लॉ बन जाएगी। अभी डेथ पेनल्टी नहीं है ना, उम्र कैद होती है उनको। तो फलस्तीनी कैदी जो ऑलरेडी इतनी तकलीफ में हैं, उन पर टॉर्चर होता है, स्टारवेशन के जरिए उनको मार भी दिया जाता है, अब बकायदा लॉ बनने जा रहा है। और बेन गवर ने नेतन्याहू का शुक्रिया अदा किया इस लॉ बनाने पर। तो आज उस पर वोटिंग होने जा रही है। ये एक बहुत बड़ा आप कह लें कि एक यहां पर यह फैसला इनका कि फलस्तीनी प्रिजनर्स को वो डेथ पेनल्टी जब वो देने जा रहे हैं। तो बहुत सारे फलस्तीनी जो प्रिजनर्स ऑलरेडी मौजूद हैं, जो बड़ी लीडरशिप है, उनको भी वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसका नतीजा बहुत बुरा निकलने वाला है। और फिर देखिए इजरायली फौजियों ने कैसे फलस्तीनी प्रिजनर्स का बाकायदा रेप किया, और आज वो 5 इजरायली फौजी, उनकी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और मास्क लगाकर और चश्मे लगाकर वो जनाब वहां पर आए हुए हैं। और इजरायली सोसाइटी ने इस अमल को सपोर्ट किया था, ठीक है ना। तो इजराइल जो है वो वेस्ट की एक ऐसी कॉलोनी है जहां पर वेस्ट जो है वो अपने 500 साल जो वेस्टर्न कॉलोनियल दौर है उसके जो तजर्बात हैं वो यहां पर वो अप्लाई कर रहे हैं, जो 500 साल के उनके सारे तजर्बात हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा बारबैरिक ये कॉलोनी है। तो इजराइल ने चाइना के खिलाफ एक इकदाम उठाया है। इजराइल ने चाइनीज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको बैन कर दिया है अपनी फौज के लिए। इजराइल बैन्स चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इनको स्पाई कार्स करार दे दिया है। बहुत बड़ी बात है। इजराइल कह रहा है कि चाइना अपनी कार्स के जरिए हमारे यहां जासूसी कर रहा है। चाइनीज इलेक्ट्रिक कार जो हैं वो अब बिल्कुल उन्होंने अपनी फौज को दी हुई थी और सोल्जर्स को, ऑफिसर्स को वापस ले लिए हैं। जो बेसिस के ऊपर खड़ी हुई थी वो भी वहां से जब वो हटा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इसके जरिए जासूसी कर रहा है BYD, MG, चेरी। तो इसमें कैमराज हैं, सेंसर्स हैं, ये सीक्रेट डाटा जो है वो स्ट्रेट टू चाइना यहां से जा रहा होगा, ये उन्होंने बात की है। तो हंड्रेड्स ऑफ दीज कार जो हैं वो टॉप ऑफिसर्स को दी गई थी और अब वो जब वो वापस ले रहे हैं और 2026 तक वो सारी कार जब वो वापस ले लेंगे। तो ये एक बड़ा इकदाम जो है जो उन्होंने चाइना के खिलाफ उठाया और इल्जाम लगाया कि चाइना उनके खिलाफ जो जासूसी कर रहा है। और इजराइल जो है वो इस वक्त बरह रास्त ताइवान की मदद कर रहा है और रशिया के खिलाफ यूक्रेन की मदद कर रहा है। अच्छा, इसी दरमियान अब टर्की के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है क्योंकि अरब वर्ल्ड उनके मामलात कुछ और हैं। उन्होंने जो किया है वो सबके सामने है
और क्या उनकी ताकत है। कतर पर हमला हो गया, यही हमला अगर टर्की पर हुआ होता तो फिर दुनिया देखती है कि वो कैसे जवाब देते हैं। तो अब टर्की ने लीड किया है, वो इसमें गारंटर बना है, तो टर्की यानी कि अपनी क्रेडिबिलिटी लूज नहीं कर सकता, ठीक है ना। वो भी बस एक बातें करने वाली रियासत नहीं बन सकता। देखें टर्की जो है वो इस वक्त यूरोप से लेकर अफ्रीका तक और एशिया तक अपने जो मिलिट्री टाइज हैं और इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ा रहा है। तो वो इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ेगा जब वो इस इशू के ऊपर कोई क्रेडिबल स्टांस ही नहीं ले सकता। तो ये होता है, यानी ये इस तरह से नहीं चल सकता। टर्की जिस तरह से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है उसको कुछ ना कुछ करना है। तो राइटर्स ने लिखा है टर्की सेट टू कॉल फॉर एक्शन ऑन गाजा एज सून एज पॉसिबल। टर्की जो है वो एक्शन की बात जो है वो करने जा रहा है और वो एम्फसाइज करेगा कि कोऑर्डिनेटेड एक्शन बाय मुस्लिम कंट्रीज जो है वो इजराइल के खिलाफ उठाया जाए, या तो सीज फायर को इंप्लीमेंट किया जाए या फिर अगर ये इंप्लीमेंट नहीं होता तो फिर दूसरे अंदाज में एक्शन लिया जाए, लेकिन खाली बातें ना की जाए। ये टर्की करने जा रहा है रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक। उधर अमेरिका में क्या हो रहा है? अमेरिका में एक भरपूर तहरीक इजराइल के खिलाफ जारी है और जो आगे से इजरायली लॉबी है वो अपने सारे रिसोर्सेज और सारा टूल्स इस्तेमाल कर रही है। अब टकर कार्लसन के खिलाफ वहां पर जो इजरायली लॉबी है उसने डेथ थ्रेट्स देना जो शुरू कर दिए। जो इजरायली लॉबी के बड़े सेनेटर्स हैं उन्होंने बाकायदा ऐसी पोस्टें शेयर करना शुरू कर दी हैं टकर कार्लसन के खिलाफ के डेथ की धमकियां जो दी जा रही हैं। तो उनके हक में जॉर्ज गैलवे जो कि ब्रिटेन के एमपी हैं और फिलिस्तीन के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, उन्होंने लिखा कि टकर कार्लसन जो हैं वो इस दौर के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं और सच के साथी हैं और उनकी हिफाजत जब होनी चाहिए। तो अमेरिका में भी ये सेंटिमेंट और बढ़ रहा है कि भाई टकर कार्लसन जैसा बंदा अगर उसने सिर्फ इजराइल के ऊपर थोड़ा क्रिटिसिज्म ही किया है तो उसको जान की धमकियां जब मिलना शुरू हो गई। और इससे पहले जो चार्ली कर्क की असैसिनेशन हुई है उसका इल्जाम भी इजराइल पर लग रहा है। तो बहरहाल ये एक वहां पर लड़ाई जारी है। इधर गजा पर इजराइल जो है वो एडवांस और लीथल और हॉरिफिक वेपन जब इस्तेमाल कर रहा है। इजरायली एयर रेड रिपोर्टेड नियर गाजा सिटी, सदर्न गजा में इजरायली ड्रोन्स ने अटैक्स किया है और हाईली एडवांस और डिस्ट्रक्टिव वेपन्स है वो गिरा रहे हैं। और यानी कि वो गजा को उन्होंने टेस्टिंग ग्राउंड बना दिया नई टेक्नोलॉजी के लिए। अभी कुछ वीडियो सामने आई हैं जिसमें बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बॉम्ब्स है वो गजा पर गिरा गए। तो वो गजा को एक टेस्टिंग ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं कि हर बम जब वहां पर गिराया जा रहा है। और ये देखिए वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलर्स ने जाकर एक यंग पैलेस्टीनियन को मार दिया, किल कर दिया। यानी फलस्तीनियों को मारना ये कितना आसान हो चुका है कि वहां पर सेटलर्स जाते हैं और जान से उनको मार रहे हैं। ये कितना आसान हो चुका है कि वहां पर जा रहे हैं और फैमिलीज के सामने फलस्तीनियों को, बच्चों को, नौजवानों को जो है वो मार रहे हैं, औरतों को जो है वो मार रहे हैं, जान से मार रहे हैं। तो ये भी एक जो कॉलोनीज हैं ये उन्हीं का एक पैटर्न है कि ये जो सेटलर्स होते हैं ये एक्सपेंशन के लिए, यानी वो भी बाकायदा फौज ही का हिस्सा होते हैं, लेकिन वो कहते हैं भाई ये तो सेटलर्स हैं और इनकी आपस में झगड़े जब हो रहे हैं। ये झगड़े नहीं होते, बाकायदा कोऑर्डिनेटेड अटैक्स और जिसको आर्मी पीछे से हेल्प कर रही होती है और एडवांस वेपन्स उनको दिए होते हैं। तो वो नेटिव्स को, उनकी आबादी को खत्म करने के लिए, उनको डिस्प्लेस करने के लिए सेटलर्स के हमले करवाए जाते हैं। ऐसी कई मिसालें वेस्ट की कई कॉलोनीज के अंदर जब वो मौजूद हैं। उधर जो इंटरनेशनल फोर्स है वो दरमियान में अड़ गई है और वो अब जाती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो जाएगी तो इसराइल तो फिर इसराइल तो नहीं चाहता ना, तो वो तो मामला दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा। भाई वहां तो फिर सीज फायर इंप्लीमेंट हो जाएगा ना अगर फौज जाएगी। तो इसराइल के तो ये इरादे नहीं लग रहे, बल्कि अब अमेरिका और इसराइल तो बाकायदा रीजन पर हमला करने जा रहे हैं। तो वो इसलिए हम कहते हैं कि इस एंटिटी के साथ कोई भी मुआहिदा चल नहीं सकता, क्योंकि जब आप सीज फायर की बात करते हैं तो वो पसे पर्दा पता नहीं कौन सी नई जंगें, नई साजिशें जब वो तैयार करके बैठे होते हैं। द मैनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस ओवर गाजा's इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, बहुत सारे सवालात हैं और कोई ये फोर्स जब जाती हुई नजर नहीं आ रही। और ट्रंप ने ये कहा है कि चाइना और रशिया ये न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे। यानी ट्रंप ने कहा कि मैं न्यूक्लियर वेपन टेस्ट का ऑर्डर देता हूं, फिर रशिया ने कहा कि अगर अमेरिका करेगा तो हम भी करेंगे, क्योंकि 92 में लास्ट दुनिया में जो वेपन टेस्ट हुआ है, मतलब बाद में पाकिस्तान ने बनाया या नॉर्थ कोरिया ने, वो तो एक अलग बात है ना। तो अमेरिका, चाइना, रशिया जिनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर था, तो 1000 से ज्यादा टेस्ट अमेरिका ने ड्यूरिंग कोल्ड वॉर किए और 700 के करीब सोवियत यूनियन ने किए। तो 90s के बाद, 92 के बाद कोई भी टेस्ट ना रशिया ने किया, ना चाइना ने किया, ना अमेरिका ने किया। तो अब अमेरिका ने कहा कि हम करेंगे, तो रशिया ने कहा हम भी करेंगे। तो ट्रंप ने बाद में
2-3 दिन पहले फिर कहा, जब रशिया का रद्द-ए-मलाल, ट्रंप ने कहा कि मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की, हम कोई टेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन आज वो कह रहा है कि नहीं, रशिया और चाइना कर रहे हैं लेकिन वो छुपा रहे हैं। इसका मतलब फिर वो कह रहा है कि हम करेंगे, तो ये काफी अच्छी चीज नहीं है, मतलब न्यूक्लियर का टेस्ट होना। और जो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर हैं, भरपूर इस वक्त जो डिवीजन है वो बढ़ रही है यूरोप में। हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक $400 बिलियन यूक्रेन को चाहिए अगले 2-3 साल जंग चलाने के लिए। तो कौन ये पैसा देगा? हम बिल्कुल ये पैसा नहीं देंगे, और हम जो पैसा है वो अपने लोगों पर लगाएंगे, फैमिलीज के ऊपर लगाएंगे, पेंशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, रोड्स बनाएंगे, बिजनेस करेंगे, ये करेंगे। यूक्रेन को हम पैसा नहीं देंगे। यूरोप में बहुत सारे मुल्क हमारे साथ हैं, और ब्रसल जो है वो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। यानी ब्रसल यूरोपीय यूनियन का मरकज आप कहें, यूरोपीय यूनियन आप कहेंगे ब्रसल को ना, जहां पर उनकी लीडरशिप बैठती है। तो ब्रसल जो है वो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। यानी ये तो बहुत बड़ी बात है ना कि यूरोपीय यूनियन की एक मेंबर स्टेट ये कह रही है कि भाई हमारे ऊपर यूरोपीय यूनियन ही चढ़ दौड़ी है, मतलब उसकी डीप स्टेट, उसकी लीडरशिप। तो ये फटा जब वहां पर बढ़ता चला जाए, और वो कह रहे हैं कि हमारे साथ और मुल्क जब वो खड़े हो रहे हैं, एक हम अलग से जब वो ब्लॉक बना रहे हैं यूरोपीय यूनियन के अंदर, और हम फंड नहीं करें यूक्रेन को। उधर यूक्रेन के पास जब वो पैसा खत्म हो रहा है, तो पुतिन इंतजार कर रहे हैं यूरोपियन कोलैप्स का, क्योंकि पैसा देना है यूक्रेन को तो जंग चलेगी, लेकिन कहां से देंगे? रशिया का इस्तेमाल करेंगे तो भी मसला है, और अगर रशिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी मसला है। तो अगले 2 महीनों में यूरोप का फैसला होना है। ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया, अपनी राय से आगाह करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।